मैं बार बार ये कह चुका हूँ और फिर कहता हूँ कि इंडिया एक ऐसी खूबसूरत दुल्हन की तरह है जिसकी दो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश आंखें हैं। वो आंखें हैं हिंदू और मुसलमान। कौन कह सकता है ये अल्फाज, किसके हो सकते हैं ये वर्ड्स, जरा सोचिए। अब ये आगे मजीद अल्फाज देखिए कि क्या कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि हिंदू, रिमेंबर, यानी याद रखो कि हिंदू और मुसलमान का मतलब सिर्फ एक रिलीजियस की डिस्टिंक्शन है, मजहबी एक फर्क है, वरना जो यहाँ का इंडिया का हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, वो सब एक ही नेशन है, वो सब एक ही कौम है। अब जरा इसके बाद ये भी देखिए कि कौन कह रहा है, क्या कह रहा है। अब कहा जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान इसी हिंदुस्तान के शहरी हैं और ये एक कौम है। यानी आप देख सकते हैं कि ये हिंदू और मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं वो एक कौम है और मुल्क की तरक्की के लिए ये सब मुत्तहिद हैं। कौन कह रहा है ये सब अल्फाज? ये सब अल्फाज, ये सब वर्ड्स, ये सब सेइंग्स हैं सर सैयद अहमद खान की। सर सैयद अहमद खान, जिनको यहाँ पर पाकिस्तान में, इंडिया में टू नेशन थ्योरी का फाउंडर कहा जाता है, उनके आप देखिए अपनी सेइंग्स, अपनी जो उनकी राइटिंग्स हैं क्या कह रही हैं। क्या सर सैयद अहमद खान वाकई ही टू नेशन थ्योरी के फाउंडर थे? और क्या सर सैयद वाकई ही आम मुसलमानों के लिए एजुकेशन चाहते थे या सिर्फ खास और अमीर मुसलमानों के लिए? और तीसरा और बड़ा सवाल, क्या सर सैयद अहमद खान इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ थे या फिर बंगालियों के खिलाफ थे? यही आज सब कुछ जानते हैं फ्रीडम फाइल्स में। तमाम दोस्तों को फ्रीडम फाइल्स में खुशामदीद, वेलकम। सर सैयद अहमद खान को और उनकी लेगेसी को पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, इंडिया में भी किसी हद तक, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इस हवाले से मिसट्रीट किया गया है कि ये दो कौमी नज़रिए के फाउंडर थे। ऐसा नहीं है, जैसा कि हमने आपके सामने सेइंग्स पेश की। टू नेशन थ्योरी का इशू दूसरा है। सर सैयद अहमद खान को टू नेशन थ्योरी के साथ क्लब नहीं किया जा सकता। सर सैयद अहमद खान का बड़ा मसला क्या था, बड़ा इशू क्या था? सर सैयद असल में अशराफ क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। अब ये अशराफ क्लास कौन थी? ये अशराफ क्लास ऐसी थी कि इंडिया के अंदर दो तरह के मुसलमानों के अंदर तबकात थे, दो तरह की बड़ी क्लासेस थी। एक मुस्लिम तबका क्लास वो थी जो अपने आप को सैयद कहते थे, तुर्क कहते थे, मुग़ल कहते थे, पठान कहते थे, और ये कहते थे कि हम लोग बाहर से आए हैं, यानी अरब से आए हैं, हम तुर्की से आए हैं, हम सेंट्रल एशिया से आए हैं, इस वजह से हम अशराफ हैं। जबकि दूसरी क्लास जो यहाँ के लोकल ऐसे मुसलमानों की जातें जिन्होंने यहाँ पर बड़े सगीर में ही इस्लाम कबूल किया था, तो ये जो अशराफ क्लास थी, एलीट क्लास थी, ये अजलाफ क्लास को, यानी लोअर क्लास को, जिनको अंसारी, सर सैयद अंसारी कहते हैं लोअर क्लास को, ये इनको हद तक की नज़र से देखते थे। और सर सैयद तर्जुमान थे इसी अशराफ क्लास के, क्योंकि वो खुद भी अपने आप को सैयद कहते थे और वो अपने आप को सुपीरियर मुसलमान कहते थे। यहाँ के जो रहने वाले मुसलमान हैं उनके मुकाबले में अपने आप को सुपीरियर कहते थे। यही वजह कि एजुकेशन की भी जो बात की जाती है कि सर सैयद मुसलमानों के लिए तालीम चाहते थे, असल में सर सैयद जो मुसलमानों की एलीट क्लास थी, अशराफ क्लास थी, जो सैयद थे, तुर्क थे, पठान थे, मुग़ल थे, ऐसी ज़ातों के लिए ही सर सैयद सिर्फ एजुकेशन चाहते थे। ये बिल्कुल एक रिटन डॉक्यूमेंट वाक़या है कि एक मरतबा सर सैयद को दावत दी गई कि बनारस में आकर आप एक स्कूल का इफ्तिताह करें। यहाँ मुसलमानों के लिए स्कूल खोला जा रहा है बनारस में, यूपी के शहर में। सर सैयद ने पूछा इस स्कूल में कौन पढ़ा जाएगा, कौन किन लोगों को पढ़ाया जाएगा? तो इनको बताया गया इस स्कूल में जो गरीब मुसलमान दर्जी हैं, मोची हैं, जो टांगा चलाते हैं, उनके बच्चे पढ़ेंगे। तो सर सैयद ने कहा कि इनके बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस क्लास को, लोअर तबकात को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सर सैयद सिर्फ तालीम का हक अमीर लोगों पर समझते थे, अमीर मुसलमानों के लिए समझते थे। मुसलमान, अमीर मुसलमान भी और अमीर हिंदू भी। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आप देखिए कि सर सैयद का बनाया हुआ जो मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज था, इसमें जो सबसे पहला ग्रेजुएट था वो अश्वारी प्रसाद थे। अब ये अश्वारी प्रसाद एक हिंदू थे, लेकिन आला ज़ात के हिंदू थे। तो असल में सर सैयद जो है वो
अशराफ क्लास के एक रिप्रेजेंटेटिव थे। वो तालीम पर भी सिर्फ इस अशराफिया का, इस एलीट का ही हक समझते थे। अब जहाँ तक दूसरी बात रही कि सर सैयद अहमद खान ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज किया 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, तो सर सैयद ने इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा लिखा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर सैयद इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि वो बंगालियों के खिलाफ थे। अगर सर सैयद के हम दौर को देखेंगे, वो दौर था जब बंगाली तेज़ी से एजुकेशन में आगे आ रहे थे, सरकारी जॉब्स में आगे आ रहे थे, इनको अंग्रेज़ बड़ी बड़ी नौकरियां देना शुरू हो गए थे। तो सर सैयद को बंगालियों से खास तरह की नफरत थी, जो उनकी लिखाइयों में, उनकी राइटिंग्स में भी आ जाती है। उनकी हम राइटिंग्स देखें, किताबें अगर देखें, तो उसमें वाज़ेह तौर पर बंगालियों के खिलाफ ये नफरत नज़र आती है। इस हद तक कि आप देखें कि वो बंगालियों को कहते हैं कि तंज करते हुए कहते हैं कि लेट दोज हु लिव इन बंगाल ईट अप देयर ऑन हेड्स, यानी जो बंगाल में रहते हैं वो अपना आप जाने, ये लोग तो ऐसे हैं जिनका हमारे मुल्क और हमारे कंडीशंस, हमारे हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। सर सैयद बंगालियों के खिलाफ यहाँ तक हैं कि वो जो नॉर्थ इंडिया है, यानी उस ज़माने का जो यूपी है, उस ज़माने का जो यूनाइटेड प्रोविंसेस और आज का जो उत्तर प्रदेश कहलाता है, वो यहाँ के जो हिंदू राजपूत हैं इनके साथ भी अपने आप को लाइन करते हैं। यानी वो हिंदू राजपूतों को ये कहते हैं कि ये जो बंगाली हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की सूरत में हमारे हक खा जाएगी। तो असल में सर सैयद का इशू बंगालियों के साथ था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में तेज़ी से आला पोजीशंस पर आ रहे थे, नौकरियां उनको मिल रही थी, अंग्रेज़ उनको अच्छी खास तरह के ओहदे देने शुरू हो गए थे। तो सर सैयद को अपने इस इलाके का, नॉर्थ इंडिया का, यूपी की एलीट का ख्याल था, इसीलिए वो बंगालियों की मजम्मत करते थे और ये मजम्मत फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की सूरत में रिफ्लेक्ट होती थी। 1882 में जब अंग्रेज़ों ने म्यूनसिपल बॉडीज़ के इलेक्शन कराने का फैसला किया कि किसी हद तक छोटे मोटे इख्तियारात यहाँ के लोकल लोगों को भी दे दिए जाएं, तो सर सैयद ने इसी बिना पर इसकी मुखालफत की थी कि इससे तो जो बंगाली चक्रवर्ती हैं, यानी जो ऊंची जात के बंगाली हैं, वो आ जाएंगे, बाबूज जो हैं वो बंगाली बाबू सीटें ले लेंगे और नॉर्थ इंडिया का मुसलमान और नॉर्थ इंडिया का हिंदू, ये दोनों इनको कुछ नहीं मिलेगा। सर सैयद इस हद तक यानी जात पात का ख्याल रखते थे। अंसारी जो जोहला, जिनको वो नीची जात वाला कहते थे, उनको ही उन्होंने जिम्मेदार करार दिया था 1857 की जो बगावत, जो म्यूटिनी अंग्रेज़ों के खिलाफ हुई थी। अपने आप को अंग्रेज़ों का लॉयल साबित करने के लिए सर सैयद ने जो असबाब बगावत हिंद लिखी, इसमें उन्होंने कहा कि असल में ये बगावत जो मुसलमानों की तरफ से कही जा रही है, ये लोअर क्लास ने की है, अंसारी क्लास ने की है, जोहला क्लास ने की है। और फिर यही वजह है कि सर सैयद के इन नज़रियात के बाइस ही सर सैयद का नेचुरल जो अलाइंस था वो अंग्रेज़ों के साथ हो गया। इस हवाले से 1871 में बहुत मशहूर किताब है विलियम हंटर्स की, द इंडियन मुसलमान्स। ये विलियम हंटर्स ने बहुत तारीखी किताब लिखी और इसमें इन्होंने द इंडियन मुसलमान्स में ये लिखा कि अंग्रेज़ों को चाहिए कि वो एलीट मुसलमानों के साथ अलाइंस करें, यही हमारे नेचुरल अलाई हैं। और फिर विलियम हंटर की इस किताब के बाद अंग्रेज़ों ने वाकई ही अपनी पॉलिसी चेंज की और इस पॉलिसी में सर सैयद उनके नेचुरल अलाई बने, उनके इत्तेहादी बने। सर सैयद और उस वक्त के जो मुस्लिम एलीट थी, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों को ये इशू भी था कि कई तरह की रिलीजियस मूवमेंट्स भी चल रही थी, मज़हब के नाम पर अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद की बात की जा रही थी, अंग्रेज़ों को बाहर निकालने की बात की जा रही थी इंडिया से। तो सर सैयद चूँकि अपोज करते थे, सर सैयद के रिलीजियस नज़रियात उस वक्त के मुताबिक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे, वो इन जो रिलीजियस मूवमेंट्स हैं इनके ख़िलाफ़ थे, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थी। तो ये वजूहात थी कि अंग्रेज़ों के साथ सर सैयद बिल्कुल क्लब हो गए, उनका इत्तेहाद हो गया। तो ना ही सर सैयद टू नेशन थ्योरी के फाउंडर थे, ना सर सैयद आम मुसलमानों के लिए तालीम चाह रहे थे, और ना ही सर सैयद इंडियन नेशनल कांग्रेस की बहैसियत जमात मुखालफत कर रहे थे, बल्कि वो बंगाली गलबे के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे थे। तो ये सर सैयद अहमद खान के हवाले से जो एजुकेशन कोर्स में गलत तरह की बातें पढ़ाई जाती हैं, थ्योरीज बताई जाती हैं, उनको हमने रेफरेंसेस के साथ, यानी हक़ाइक़ के साथ, उनकी अपनी राइटिंग्स के साथ गलत साबित करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। फ्रीडम फाइल्स, उमर जावेद, बहुत शुक्रिया।